वो इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। धामी कैबिनेट की आज अहम बैठक, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे अध्यक्षता। शाम 4 बजे सचिवालय में होगी कैबिनेट की बैठक। बैठक में घोषित हो सकती है मानसून सत्र की तारीख। स्वास्थ्य, पुलिस, परिवहन संबंधी विषयों पर भी होगी चर्चा। शिक्षा, वन, शहरी विकास पर भी चर्चा संभव। तो बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर आज कैबिनेट की अहम बैठक होनी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसकी अध्यक्षता करेंगे और साथ ही तमाम कैबिनेट मंत्री इस दौरान शामिल होंगे। इस दौरान कई विषयों पर चर्चा संभव है। शिक्षा, वन, शहरी विकास पर भी चर्चा संभव है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, धामी कैबिनेट की बैठक है आज शाम 4 बजे सचिवालय में। धामी कैबिनेट होगी आज और बैठक में कई तरह के अहम प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। कई प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, आज कैबिनेट की अहम बैठक है, कौन कौन से ऐसे प्रस्ताव हैं जिन पर आज मोहर लग सकती है? जी सर, आज धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक है और शाम 4 बजे सचिवालय में बैठक शुरू होगी, जिसमें तमाम कैबिनेट मंत्री जो है इस बैठक में आज मौजूद रहेंगे। इस बैठक में सबसे बड़ा जो माना जा रहा है, मानसून सत्र को लेकर जो है तिथि भी इसकी घोषित हो सकती है कि कब मानसून सत्र होना है और कहाँ पर जो है मानसून सत्र होगा, गैरसैंण में होगा या फिर देहरादून में। इसको लेकर भी अभी संशय बना हुआ है, क्योंकि इस बार ये माना जा रहा है कि सरकार गैरसैंण में जो है मानसून सत्र को करा सकती है। तो ऐसे में गैरसैंण को लेकर भी जो है इस बैठक में चर्चा हो सकती है और सत्र को लेकर भी जो है ये चर्चा इस बैठक में जो है हो सकती है। और साथ ही साथ मानसून सत्र की तिथि भी जो है इस बैठक में वो जारी हो सकती है। इसी के साथ साथ पिरूल खरीद पर भी जो है उसका भी जो है वो बढ़ाया जा सकता है, उसकी राशि भी जो है बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि जिस तरीके से इस बार देखा गया वनाग्नि ने काफ़ी जो है त्राहिमाम पूरे प्रदेश में मचाया और लाखों की सैकड़ों हेक्टेयर जो है वन संपदा जलकर जो है वो राख हो गई। और ऐसे में कई इसमें जनहानि भी हुई और कई लोग जो है जलकर इसमें मरे भी हैं। तो ऐसे में इसको लेकर जो है इस पिरूल जिस तरीके से सरकार ने कदम बढ़ाया था, क्योंकि जब आग लगती है तो पिरूल से के कारण सबसे अधिक जो है आग उत्तराखंड के जंगलों में जो है लगती है। तो ऐसे में पिरूल जो ग्रामीण हैं वो पिरूल को इकट्ठा करते हैं और फिर उसे बेचने का काम करते हैं। तो इसकी खरीद के लिए जो है सरकार ने इसका मूल्य भी जो है दिया था और ऐसे में अब इसकी को लेकर वृद्धि को लेकर भी इसकी बातचीत इस बैठक में जो है हो सकती है। इस पर भी जो है चर्चा वो हो सकती है। साथ ही साथ आपदा मुआवजा राशि भी जो है वो बढ़ाने की चर्चा इस बैठक में जो है सरकार की तरफ से हो सकती है। और इसी के साथ साथ भूजल पर टैक्स संबंधी तमाम ऐसे विषय हैं जो इस बैठक में जो है वो आ सकते हैं। इसी के साथ साथ जो है यूसीसी भी 9 नवंबर से पहले जो है प्रदेश में लागू हो जाएगा, तो उसकी भी क्या कुछ रूपरेखा रहनी है, इसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा जो है वो हो सकती है। और इसी के साथ साथ शहरी आवास विकास, महिला कल्याण, खेल, खनन, परिवहन संबंधित तमाम जो ऐसे विभाग हैं जिनको लेकर भी इस बैठक में जो है चर्चा होगी। और ऐसे में इन बैठक से संबंधित जो प्रस्ताव इस बैठक में जो है वो आ सकते हैं और माना जा रहा है कि करीब 1 दर्जन से अधिक प्रस्ताव जो है आज धामी कैबिनेट की बैठक में जो है वो आ सकते हैं। अरुण, क्योंकि ये भी देखा जा रहा है कि जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजरें भी बनाए हुए हैं और यात्रा भी चल रही है और साथ ही अब कांवड़ यात्रा भी शुरू होने जा रही है प्रदेश में, क्या इस पर भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के और क्या बेहतर इंतजाम कर सकते हैं, इस पर भी चर्चा संभव है आज? जी बिल्कुल विशाल, देखिए जिस तरीके से प्रदेश में चारधाम यात्रा जो चली, हालांकि कुछ शुरुआती दिनों में चारधाम यात्रा में व्यवस्थाएं देखने को मिली, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद अलर्ट मोड पर दिखाई दिए और लगातार जो है धरातल पर उतरकर उन्होंने तमाम तैयारियां परखी। तो चारधाम यात्रा में जो अव्यवस्थाएं शुरुआती दिनों में देखने को मिली, ऐसी अव्यवस्था क्योंकि कांवड़ यात्रा है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है यहाँ पर पहुँचते हैं, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु कांवड़ यात्रा करने के लिए आते हैं। तो ऐसे में कोई दिक्कत परेशानी ना हो, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था की बात हो या इंतजाम जो है वो हो, तो ऐसे में इन सभी को लेकर भी बैठक में कई ऐसे प्रस्ताव जो है आ सकते हैं कांवड़ यात्रा से संबंधित भी। और इसी के साथ साथ जिस तरीके से मानसून सीजन भी जो है वो दस्तक दे चुका है और ऐसे में लगातार बारिश भी देखने को मिल रही है, चाहे वो खटीमा की बात हो, उधम सिंह नगर की बात हो, वहाँ पर बाढ़ जैसी स्थिति भी बनी और कई लोगों के घरों में पानी भी घुसा, कई जगहों पर भूस्खलन हो रहा है, बोल्डर गिर रहे हैं, मार्ग बाधित हो रहे हैं। तो ऐसे में इसको लेकर भी किस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए और आगे जिस तरीके से
से मानसून सीजन और भी रहने वाला है, और तो ऐसे में आपदा जैसी स्थिति के भी जो है वो आसार लगाए जाते हैं। और इस बार माना यह भी जा रहा है कि भारी से भारी बारिश जो है वो प्रदेश में हो सकती है। तो उसको लेकर आपदा विभाग की तरफ क्या कुछ तैयारी है कि उसके लेकर भी, और किस तरीके से आगे तैयारियां करनी है, क्या कुछ व्यवस्थाएं रहनी है, इसको लेकर भी जो है चर्चा इस बैठक में हो सकती है। यानी कि आने वाले जो भी चाहे मानसून सीजन में की बात हो या फिर कांवड़ यात्रा की बात हो, चारधाम यात्रा भी चल रही है, तो ऐसे में इन संबंधित तमाम विषय भी जो है इस बैठक में वो रख सकते हैं, और ऐसे में इन पर भी जो है चर्चा इस बैठक में हो सकती है। अरुण, एक विषय ये भी अहम है क्योंकि जिस तरह से मानसून लगातार जारी है और ऐसे में बोल्डर बड़ी संख्या में आ रहे हैं, भूत जिस तरह से हो रहा है, सड़कें बाधित हो गई हैं, तो क्या उनको खोलने के लिए किस तरह से रणनीति बनाई जाए? राज्य सरकार इस पर भी कुछ गंभीर नजर आ रही है? जी सर, बिल्कुल देखिए, चारधाम यात्रा चल रही है और ऐसे में श्रद्धालु चारधाम यात्रा में पहुंच रहे हैं। तो जिस तरीके से, लेकिन बद्रीनाथ हाईवे की अगर बात की जाए तो वहां पर कई दिनों तक जो है मार्ग बाधित रहा बोल्डर गिरने से, और लगातार 3 दिनों तक बोल्डर गिरे। तो ऐसे में यात्रा बाधित ना हो और लोग जो आ जा रहे हैं उन्हें कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं, और समय समय पर जो है विभागों की समीक्षा बैठक करते हैं, और उनकी क्या कुछ तैयारियाँ, चाहे मानसून सीजन में आपदा विभाग की तैयारी हो, उसको लेकर भी समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार करते हैं और तैयारियों को भी रखते हैं। इसी के साथ साथ अधिकारियों को भी 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा दिए जाते हैं। चाहे वनाग्नि की घटना जिस तरीके से हुई उसमें भी लगातार समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की। तो ऐसे में अब आपदा को लेकर भी, और मानसून सीजन जिस तरीके से दस्तक दी है और भारी बारिश जो है शुरुआती दिनों में मानसून सीजन के देखने को मिली, तो ऐसे में उसको लेकर भी जो है कि आगे क्या कुछ तैयारियां रहने वाली है, इसको लेकर भी जो है तमाम चीज़ें परखी जा रही हैं, तमाम तैयारियां जो है वो परखी जा रही है। और इसी के साथ साथ बैठक में जो आज की बैठक में जो प्रस्ताव आ सकते हैं वो इसी को लेकर है कि मानसून सत्र को लेकर भी कहां पर होना है, इसकी तिथि क्या होनी है। इसी के साथ साथ अन्य जो है चीज़ें भी, विभागों के प्रस्ताव जो है वो इसमें आ सकते हैं, चाहे महिला कल्याण की बात हो, खेल की बात हो, क्योंकि खेल अभी खेल भी होने हैं। तो ऐसे में ये तमाम ऐसे प्रस्ताव है जो आज इस बैठक में जो है वो आ सकते हैं, और कई प्रस्ताव पर जो है इस बैठक में वो मुहर लग सकती है। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और रुद्रप्रयाग से मिल रही है, केदारनाथ हाईवे के सोडी में आया भारी मलबा, देर रात से बंद है राजमार्ग। मार्ग को खोलने के लिए सुबह से नहीं पहुंची कोई भी मशीन। देर रात भारी बारिश के कारण बंद हो गया था राजमार्ग, और राजमार्ग पर पहाड़ी से आए हैं बड़े बड़े बोल्डर। राजमार्ग पर फंसे हैं अभी भी सैकड़ों वाहन। स्थानीय लोग पैदल ही नाप रहे हैं दूरी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पूरी तरह से रास्ता बाधित है, और ऐसे में जो श्रद्धालु हैं या फिर स्थानीय लोग हैं उनको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग है जहां पर मलबा आ गया, और अभी तक इसको हटाने के लिए कोई मशीन मौके पर नहीं पहुंची है, प्रशासनिक अमला मौके पर नहीं है। और ऐसे में जो स्थानीय लोग हैं या फिर कह सकते हैं कि जो चारधाम के लिए तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं, उनको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मानसून की दस्तक के बाद उत्तराखंड से इस तरह की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर कई जगहों पर रास्ते बाधित भी हैं। और हाल फिलहाल में केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग है जहां पर मलबा आ जाने से रास्ता पूरी तरह से बाधित हो गया है। और ऐसे में जो स्थानीय लोग हैं या फिर पर्यटक हैं उनके वाहन भी फंसे हुए हैं, और ऐसे में जो लोग हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो पैदल ही रास्ते नापते हुए नजर आ रहे हैं। केदारनाथ सोडी हाईवे की ये तस्वीरें हैं जो आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं आपके। और ऐसे में अब बड़ी परेशानी इसलिए भी है क्योंकि अभी तक ना तो मौके पर कोई प्रशासनिक अमला पहुंचा है और ना ही कोई मशीनरी अभी पहुंची है ताकि मलबे को हटाया जा सके, रास्ते को दुरुस्त किया जा सके, सुचारू किया जा सके। और देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है, लोकसभा चुनाव में मिली हार की समीक्षा करेगी कांग्रेस। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आज पहुंचेगी देहरादून। 3 दिन तक सभी नेताओं से मुलाकात करेगी कमेटी। पार्टी के खराब प्रदर्शन का लगाएगी पता। पीएल पुनिया, रजनी पाटिल करेंगी हार की समीक्षा। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में होगी समीक्षा बैठक। 20 जुलाई को कमेटी पार्टी
के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत भी करेगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद उत्तराखंड में आज कांग्रेस की यह बड़ी बैठक होनी है और कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय पर यह बड़ी बैठक होगी। इस दौरान दिग्गज नेता इस बैठक में शामिल होंगे और हार के कारणों का भी पता लगाएंगे। तो आज पूरी तरह से समीक्षा बैठक होगी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आज देहरादून में पहुंचने वाली है और 11 बजे से बैठक शुरू होगी। 3 दिन तक सभी नेताओं से मुलाकात जारी रहेगी। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरुण, आज बड़ी बैठक होनी है कांग्रेस की, क्या कुछ रहेगा बैठक में? जी सर, बिल्कुल कांग्रेस पार्टी की आज बड़ी बैठक जो है मानी जा रही है और आज फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य जो है यहाँ पर पहुंच रहे हैं और इसी के पीएल पुनिया और इसी के साथ साथ जो है सांसद रजनी पाटिल भी जो है वो पहुंच रही हैं। और ऐसे में तमाम समीक्षा बैठक होगी कि लोकसभा चुनाव जो हुआ, तीसरी बार कांग्रेस पार्टी 5 ही लोकसभा सीटों पर हारी है। तो ऐसे में हार की समीक्षा होगी कि कहां पर चूक कांग्रेस पार्टी से हुई है, कहां पर कांग्रेस पार्टी हारी है, क्या कुछ कमी इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की तरफ से रही है, जो हार का सामना जो है कांग्रेस पार्टी को करना पड़ा है। और 5 ही लोकसभा सीट की जो है ये समीक्षा बैठक होगी, जिसमें पूर्व विधायक प्रत्याशी, पूर्व सांसद प्रत्याशी जो है मौजूद रहेंगे। और 2 दौर में जो है बैठक, लोकसभा की 2 दौर में बैठक होगी, जिसमें पहले पूर्व विधायक प्रत्याशी, पूर्व सांसद प्रत्याशी मौजूद रहेंगे। उनसे समीक्षा की जाएगी, उनसे बातचीत की जाएगी कि क्या कुछ हार के कारण वो मानते हैं। इसके बाद एआईसीसी सदस्य, पीएसीसी सदस्य और इसी के साथ साथ ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष के साथ भी बैठक होगी। तो यानी कि कुल मिलाकर 5 ही लोकसभा सीटों पर इसी तरीके से जो है 2 दौर में एक लोकसभा की बैठक होगी। और बड़ी बैठक कांग्रेस पार्टी की मानी जा रही है। किसी जिस तरीके से समीक्षा बैठक लगातार हालांकि हो रही है, दिल्ली में भी कांग्रेस पार्टी की समीक्षा बैठक हुई। तो अब प्रदेश स्तर पर भी जो है प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं, जो जिला अध्यक्ष है, ब्लॉक अध्यक्ष है, बूथ के अध्यक्ष हैं, उनको क्या कुछ हार का कारण मानते हैं, उनके सामने क्या कुछ ऐसी चीजें होने लगी है जिससे कांग्रेस पार्टी 5 लोकसभा सीटों पर आ रही है। तो इन सबकी समीक्षा होगी। समीक्षा के बाद ये पूरी रिपोर्ट जो है हाईकमान के पास जाएगी। उसके बाद जो है जो कारण हार के रहे हैं उनकी गहन चर्चा जो है हाईकमान भी करेगा। और उसके बाद आने वाले समय में जो चुनाव होने हैं उनमें इस तरीके की जो है वो दिक्कतें ना हो, इस तरीके की जो खामियां हैं वो आने वाले समय में जो चुनाव होने हैं, चाहे नगर निकाय चुनाव की बात हो, पंचायत चुनाव की बात हो, फिर उसके बाद 2027 के विधानसभा चुनाव भी होने हैं, तो उसको लेकर आने वाले समय में खामियां ना देखनी पड़े, इसको लेकर पूरी जो है तैयारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो है वो की जाए। अरुण, क्योंकि 3 दिन तक ये बैठक चलेगी ये कहा जा रहा है, लेकिन अभी जब लोकसभा के बाद विधानसभा के उपचुनाव भी हो गए, तब जाकर याद आ रहा है कि अब लोकसभा की समीक्षा करनी है। जी सर, देखिए बिल्कुल कांग्रेस पार्टी जैसे ही लोकसभा चुनाव हारी, उसके बाद प्रदेश में के अध्यक्ष जो है करण मारा, उन्होंने भी अपना जो है तबियत दिया। उन्होंने कहा कि अगर बड़े नेता चुनाव लड़ते तो परिस्थिति कुछ और होती। उन्होंने ये हार का सबसे बड़ा कारण जो है वो माना। उसके बाद दिल्ली में भी जो है वो कांग्रेस पार्टी की बैठक हुई, समीक्षा बैठक दिल्ली में भी जो है वो इससे पहले जो है वो हो चुकी है लोकसभा की 5 ही सीटों को लेकर। उसमें प्रदेश अध्यक्ष करण मारा, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश रावत, प्रीतम सिंह, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी, ये तमाम लोग जो है उस बैठक में जो है मौजूद रहे और वहां पर भी जो है चर्चा हुई। लेकिन अब जो है बारी से जहां पर जितनी प्रदेश में कांग्रेस पार्टी हारी है, इन प्रदेशों में जो है समीक्षा बैठक हो रही है। और जो उपचुनाव है, उपचुनाव में हालांकि कांग्रेस पार्टी को जीत मिली है, दोनों ही सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत हासिल कांग्रेस पार्टी ने की है। ऐसे में अब लोकसभा चुनाव की भी जो है वो समीक्षा बैठक कांग्रेस पार्टी कर रही है। और ऐसे में क्या कुछ इसमें निकलकर सामने आता है कि मुद्दों पे कांग्रेस पार्टी हारी है, ये भी अभी जो है देखने वाली बात होगी जब ये समीक्षा बैठक होगी। 3 दिन तक समीक्षा बैठक ये चलने वाली है। इसके बाद क्या कुछ रिपोर्ट सामने आती है वो देखने वाली बात। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देहरादून के एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कालसी परिसर के बाहर धरने पर बैठे संविदा शिक्षकों ने नियुक्ति मिलने के बाद धरना समाप्त कर दिया है। बता दें कि 12-13 वर्षों से कार्यरत 17 संविदा शिक्षकों और मेट्रन को बीते 30 मई को अचानक से हटा दिया गया था,
जिसके बाद विधायक के शैक्षणिक व्यवस्था में अवरोध उत्पन्न हो गया था। एक ओर जहां संविदा शिक्षक अपनी बहाली और नियमितीकरण को लेकर 5 जून से धरने पर बैठ गए थे, वहीं दूसरी ओर अभिभावक भी अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए राजी नहीं थे, जिससे बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर भी संकट के बादल मंडराने लगे थे। लेकिन अब उनकी बात मान ली गई है, जिसके बाद अब उन्होंने अपना धरना खत्म कर दिया है। ये विद्यालय संगठन समिति के दिशा निर्देशों के क्रम में आज इनकी ज्वाइनिंग जो 16 संविदा अध्यापक और एक मैडम धरने पे बैठे हुए थे, उनको आज ज्वाइनिंग समिति के द्वारा जो लेटर आया है उसके क्रम में ज्वाइनिंग दे दी गई है। एकलव्य विद्यालय जो कालसी है वो उत्तराखंड का नहीं बल्कि देश का मैं कहूँगी कि सर्वश्रेष्ठ एकलव्य विद्यालय है। जितने अच्छे रिजल्ट और जितने अच्छे क्षेत्रों में यहाँ के बच्चे गए हैं वो हम सब के लिए, जनजाति क्षेत्र के लिए एक नसीब है। और बहुत दुखद है कि यहाँ पे जो शिक्षक 10-10, 12-12, 15-15 वर्षों से यहाँ पे काम कर रहे थे, उनको धरने पे बैठना पड़ा। इस संबंध में आज तो क्या कहना चाहिए, काफ़ी समय से मेरे सचिव से और जो यहाँ पे हमारे उत्तराखंड में डायरेक्टर लेवल के AD वगैरह सभी से बातचीत चल रही थी। आज इनको ज्वाइनिंग मिली है, जिसमें इनको 3 माह का एक्सटेंशन और फिर या तो कोर्ट का जिस तरीके से आदेश होगा उसके विश्वास पे इनको आज यहाँ पे जो ज्वाइनिंग दी गई है। और मैं समझती हूँ कि इस क्षेत्र के लिए विद्यालय का मूल्य निधि है और इस विद्यालय को अगर हम लोग बरकरार रख सकें तो हम सबके लिए बहुत सौभाग्य की बात है।